क्या हाल है साथियों, मैं विकास सुमर आपके अपने ट्रस्ट स्टडी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी हिंदी पेपर और ऐसे पेपर का जो है एनालिसिस वीडियो दे चुका हूं। प्लेलिस्ट है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक में उसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जनरल स्टडीज का पेपर नंबर 1। अब चूंकि ये जो है एनालिसिस वीडियो है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जो है वीडियो खत्म नहीं किया जाता है। यहाँ पे एनालिसिस करेंगे हम लोग, कहाँ से क्वेश्चन आया, क्या सोर्सेज हैं जहां से आपको पढ़ना चाहिए, और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें प्रायोरिटी पे आपको लिखनी चाहिए थी, क्या सेग्रीगेशन हो सकता था, क्वेश्चन पूछा गया, क्या उसमें आपको चीजें डालनी चाहिए थी, कितने वर्ड्स कितने मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसी एक क्वेश्चन का। मान लीजिए 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, ये सारी चीजें। ठीक, तो इस तरीके से हम यहां पर देखेंगे, पूरी चीज इसमें बताऊंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है इस तरह के एनालिसिस तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इस तरीके से हमको सपोर्ट मिलता है। और अगर आप 2022 का जो है यूपी पीसीएस 2022 का अगर प्रीलिम्स का जो है पेड कोर्सेज एक व्यवस्थित तरीके से जितना पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़कर जो है बौछार से बचकर व्यवस्थित तरीके से संगठित तरीके से अगर आप क्वालिटी जो है गाइडेंस के साथ में काउंसलिंग के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो ये नंबर हमारा दे रखा है, दिया हुआ है 9650347272। मिशन प्रयागराज हमारा जो है पेड ग्रुप चालू है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी। उसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। कोई जो भी डाउट है यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका देखिए पहले तो सिलेबस पढ़ लो। अगर आपने पेपर दे भी दिया है कोई बात नहीं, आपने इस बार पेपर दिया है या फिर जो है आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ हैं आप, अगले साल देने वाले हैं, किसी भी हालत में किसी भी सूरत में सिलेबस पहले भाई साहब पढ़ना जरूरी है। ठीक, फिर उसके बाद आपको, अब मैं यहाँ पर अगर आपने पढ़ लिया है पॉज करिए, पढ़िए, फिर आइए यहाँ पर, या साथ में लेके बैठ सकते हैं सिलेबस को। 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का है। ठीक, 20 क्वेश्चन टोटल है और उसमें से 10-10 क्वेश्चन के 2 खंड दिए गए हैं, खंड ए और खंड बी। ठीक, 125 वर्ड का जो है खंड ए में 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का है। वर्ड कितने, 125, 8 मार्क्स का है। दूसरे खंड बी में 10 क्वेश्चन है, 200 वर्ड का है, 12 मार्क्स ईच है, तभी तो 200 होगा टोटल मार्क्स। ठीक है, और इसमें सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है। जो शब्द सीमा बताई गई, इंगित की गई है, भैया उसको ध्यान रखना। अगर 125 बोला गया तो 100 में ही पूरा करने की कोशिश करना। 125 करने जाओगे तो 150 से नीचे नहीं लिखोगे। ठीक, तो ये चीज़ मतलब थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ने जाते हो तो तैयारी करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के चक्कर में जाते हो, एक्सेप्शनल आंसर लिखने के, एक्सेलेंट आंसर लिखने के चक्कर में वर्ड भी बढ़ा देते हो और टाइम भी बढ़ा देते हो, तो आपका पेपर जाता है छुट। ठीक, आपको मेंस का एग्जाम अगर पास करना है तो मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस के साथ में, अबव एवरेज आंसर्स लिखने हैं। एक्सीलेंट आंसर लिखने जाओगे पेपर छूटेगा। और एक क्वेश्चन में 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स ला सकते हो भाई? उस चक्कर में आपने अगला 8 वाला पूरा ही छोड़ दिया तो खत्म है कहानी। ठीक, इससे बढ़िया ये रहेगा कि आप हर में जो है कम से कम 50% 4-4 मार्क्स लेके आओ। ठीक है ना, ये चीज है। अदरवाइज क्या है, 8-8 मान लीजिए आपका पूरा ही एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया तो 16 में से आपने अगर जो है 6 मार्क्स ले भी आए तो क्या फायदा हुआ? इससे बढ़िया आप दोनों क्वेश्चन में 4-4 मार्क्स लाओ और भैया 8 नंबर पाओ 16 में से। समझ रहे हो, ये स्ट्रेटजी होती है ना जो है प्रैक्टिकल। ठीक है, और इसमें देखिए कोई भी पुस्तिका में अगर खाली आपने छोड़ा है, जैसे ये है तो आपने यहाँ तक लिखा, यहाँ पे छूट गया है तो यहाँ पे इसको काट दें, मतलब ये इन्होंने कहा है। ठीक, चलिए खंड आ में देख लेते हैं, ए में क्या है। पहला क्वेश्चन, अच्छा कहां से आया है ये भी बताऊंगा। ठीक, कहां से आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, सारी चीजें। तो वो बोला गया वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर्स। ठीक, अभी जनरल स्टडीज का पेपर है, कल ऐसे में भी लिटरेचर से क्वेश्चन आया था, बताइए क्या अलग है। फिलहाल क्या सोर्स है, कहां से क्वेश्चन पूछा गया? एनसीईआरटी। भाई साहब कोई भी आके हमारी पीडीएफ पढ़ लीजिए, हमें कर लिए कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है मटेरियल। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट और बेसिक और उसके वहीं से पूछता है वो है एनसीईआरटी। ठीक है ना, कोई कुछ आके कहते कि हमने बनाया, वो सब कॉपी पेस्टेड है यार। ठीक है ना, एनसीईआरटी पढ़िए, 10 बार पढ़िए एनसीईआरटी, वो ज़्यादा अच्छा है। 10 सोर्स पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आर्ट एंड कल्चर संबंधित एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि उसमें सरस्वती रिवर के बारे में बताया गया है इंडिया वैदिक लिटरेचर में। ठीक है ना, अभी तो नहीं है। प्रयागराज जम्बू द्वीप बोलते थे, पेनिसुला इंडिया के बारे में बताया गया, यानी कि प्रायद्वीपीय जो है ये भूभाग है भारत का। ठीक है, और आपका जो है यहाँ तो पूरा सब कॉन्टिनेंट के बराबर एक वो है।
तो ये सारे फीचर्स जो है बताएंगे। अच्छा, हर क्वेश्चन में एक होता है डिस्क्राइब, यानी कि डायरेक्टिव वर्ड, जैसे इस वाले में इवेल्युएट, उसको भी ध्यान में रखा करिए। और अगर ये कोई भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है, मान लीजिए ये तो वैदिक लिटरेचर लेकिन ज्योग्राफी से आया है, डायग्राम मैप जरूर 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 बनाना है, ये आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कराएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है आपका यूपी स्पेशल हिस्ट्री संबंधित है। इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑफ उत्तर प्रदेश इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, जैसे कि मदारी पासी, ठीक है ना, एका मूवमेंट, कई सारे रेवोल्यूशन, आप इस तरीके से जो है यूपी स्पेसिफिक जो हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसको आप कर सकते हो। यहाँ पर मेन चीज जो आपको है, ये तो खैर फैक्ट हो गए, लेकिन लिखना किस तरीके से, इवेल्युएट करने को कहा गया, यानी कि मूल्यांकन करिए। मतलब कि आपको सिर्फ ये बताना ही नहीं है कि ये थे उत्तर प्रदेश से, ये थे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे उन्होंने जो है उसको बढ़ाया, घटाया, या क्या उनका कंट्रीब्यूशन, वो चीज़ बतानी है यहाँ पर। तो इंडियन मतलब ये रिवोल्यूशनरीज कैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना जो है उनके एफर्ट से क्या प्रभाव पड़ा, इवैल्यूएट, मूल्यांकन, और क्या प्रभाव नहीं पड़ा, दोनों चीज़ों को देखते हुए बताना है। समझ में आ रहे हो? तो ये जो चीज़ तो चलो सब लोग लिख लेंगे, ये लेकिन डायरेक्टिव वर्ड है, निर्देश करता है कि भैया किस तरीके से तुमको लिखना है। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकारी में ये चीज़ जरूरी है कि आपको ये समझना कि मेंस के क्वेश्चन पेपर कैसे लिखना है। टिप्पणी कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है इंडस्ट्रियल, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तमाम बुक्स के लिए बोली जाती हैं, कोई फायदा नहीं है। अर्जुन देव ओल्ड एनसीईआरटी ले लो, अर्जुन देव ने लिखी हुई, या फिर ऑक्सफोर्ड की इनकी नहीं आती है अर्जुन देव की, यही पढ़नी है बस। ठीक है ना। इसमें इन्होंने पूछा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, ये तकनीकी रेवोल्यूशन तो था ही था, साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक रेवोल्यूशन भी था, जिसने जो है दुनिया में लोगों की जो है जीने का तरीका ही चेंज कर दिया। कमेंट करें, टिप्पणी करें, मतलब कि आपको जो है बताना है कि कैसे इसने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया। जैसे क्रॉम्पटन थे, ग्रीव्स थे, स्टीम इंजन आया, स्पिनिंग मिल आई, आपकी कई सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या हुआ कि भाई साहब जो मैनुअली वर्क होता था वो सब ऑटोमेटिक हो गया। ठीक, वो तो आपको थोड़ा सा उसमें बताना है। मेन चीज़ क्या है, सामाजिक आर्थिक कैसे क्रांति हुई। भाई एक कैपिटलिस्ट क्लास बन गया, ठीक, क्लास बन गया, क्लास, ठीक, तो एक कैपिटलिस्ट पूंजीवाद हो गया, ठीक, दूसरा श्रम जो है लेबर क्लास हो गया। तो ये डिवीजन हो गया, रिच पुअर, ठीक, जिसको जो है कार्ल मार्क्स काफ़ी बताते रहते हैं। तो वो चीज़ें जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने करी, इसको कमेंट करके आपको बताना है। मतलब आप अपना पक्ष ले सकते हो, कितना इसने चेंजेस किया, क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसको अब इसमें ये मत करने लगना कि इंडिया में पहुंच गए, इंडिया का ही सिर्फ बताने लगे, ठीक है ना। वर्ल्ड ओवर के हिसाब से पूछा गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ब्रिटिश के परिप्रेक्ष्य में भी आप इसको बता सकते हैं। 4th नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, अब चूंकि 8 नंबर का है तो भाई साहब 100 वर्ड में ही लिखना है, तो मेन पॉइंट लिखो ज़्यादा। देखो, या तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा, ठीक है, कमेंट करना है, टेक्नोलॉजिकल ये देखा, तो आपने दिमाग में बना लिया कि अच्छा ठीक, मुझे जो है इसमें एक तो वो मूवमेंट देना है, क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं वो बताना है, और उसके बाद सामाजिक आर्थिक जो है क्लास डिफ्रेंशिएशन बता देना है, पूंजीवाद और जो है कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास हो गया, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है कॉलोनिज्म को भी इसने बढ़ावा दिया, ठीक है ना। भारत में जो है औपनिवेशिक वो हो गए, वो कॉलोनी बन गई। तो इस तरीके से आप जो है मेन पॉइंट्स लिखो, वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 8 मार्क्स का है, 125 वर्ड में लिखना हुआ, 100 वर्ड में लिखना है, सिर्फ प्रायोरिटी पे ही वाली चीज़ें ही लिख पाओगे आप। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना करिए। अब देखिए, इंडियन कल्चर हेरिटेज में साइंटिफिक एस्पेक्ट्स कहाँ से भाई पढ़ना है, एनसीईआरटी, RS शर्मा, आखिरी का चैप्टर नंबर आई थिंक 33 है, शायद 33 32 ऐसे है, ठीक, उसको पढ़ो, वहीं से आना भाई, साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है उसमें, ठीक ना। इंडियन कल्चर हेरिटेज के भाई कैसे कौन से टूल्स यूज हुए, कौन कार्बन डेटिंग होती है, जिससे कि कितना पुराना है, क्या क्या चीज़ें, ये सब वही से तो निकालोगे। तो उसकी आपको विवेचना यानी कि डिस्कस करना है, ठीक, कि साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या क्या मतलब इंडियन कल्चर हेरिटेज के हैं। तो मतलब जो शिलालेख मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, ठीक है, ये सब बताने। स्टोन से पहले वाले जो थे, जैसे वुड के थे, वो सब जो है धुल गए या फिर चले गए, डिकम्पोज हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है। फॉसिल्स कहाँ फाउंड हुए, ठीक, अपना ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। इसके साइंटिफिक वाले जो चैप्टर एक अलग से है। डू यू एग्री दैट अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स आर इनसेपरेबल, ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th। इसमें कह रहा है कि शहरीकरण और मलिन बस्तियां जो है अपृथक्करणीय है, यानी कि दोनों, अगर अर्बनाइजेशन होगा तो स्लम्स भी होंगे। अब आपको इसको
एग्री करना तो ये मत करना, ये मत स्टार्ट कर देना यस और या फिर नो, हम ऐसे नहीं। आपने पढ़ा, फिर आप इसको डायग्राम बना के दिखा सकते हो, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है। कोई केस स्टडी दिखा सकते हो मुंबई की, और जो है वहाँ पे धारावी है, ठीक, या फिर जो है दिल्ली का, फिर उसके आसपास का एरिया सीलमपुर है, जैसे ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप एक केस स्टडी लेकर भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक। तो बिल्कुल कहो कि अर्बनाइजेशन होता है तो लेबर भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो जो है उनका जो है अगर हम स्लम्स में उनको रहना पड़ता है, गरीब, वो माइग्रेशन की वजह से पुल माइग्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें इसमें। ह्यूमन ज्योग्राफी, मैं कह रहा हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, एग्जामिन, डायरेक्शन क्या दिया गया है, एग्जामिन यानी कि परीक्षण करिए। परीक्षण कैसे करते हो तुम? जैसे मान लो आपसे कहा गया कि बताओ ये कोई आपके पास बैग आया, ठीक, तो बैग आया तो आपको एग्जामिन करना है, तो दुबई से कोई आया, आपको बैग चेक करना, तो एग्जामिन करोगे भैया इसमें कोई स्मगलिंग का सामान तो नहीं है, कोई गोल्ड तो नहीं है, कोई चरस गांजा तो नहीं है, तो वैसे ही है, ठीक। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हाउ रीजनलिज्म, परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है, यानी कि क्षेत्रवाद अगर है तो नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्र की जो अखंडता है उसको वो मतलब छितर बितर करता है या नहीं करता है, ठीक। ये एग्जामिन करना है आपको। कहाँ से पढ़ना है भाई साहब? एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस चैप्टर 8। भैया और कितना बताऊं यार, कहाँ से पढ़ना है? पूरी चीजें, ठीक। नेशनल रीजनलिज्म क्या होता है भाई साहब? हमको नागालैंड चाहिए, ठीक। एक तो ये हो सकता है कि भाई साहब ये इंसर्जेंसी हो जाए, मतलब ये क्या, ये तो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ही रहें, ठीक, लेकिन एक अलग स्टेट बन जाए। या फिर ये हो सकता है सेपरेशन, जैसे कश्मीर का है, वो क्या कह रहे हैं कि भाई साहब हम चाहते हैं कि एक अलग ही देश बन जाए, इंडिया से अलग हमारी संप्रभुता हो जाए, सोवरेनिटी हो जाए। तो अलग अलग ये नेशनल इंटीग्रिटी पे जो है सवाल इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, रीजनलिज्म कैसे अफेक्ट करता है नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक। कई सारे हैं यार, बोडोलैंड है आपका, अभी जैसे कि आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग अलग हुए लेकिन इंडिया के अंदर ही है ना, टेरिटरी के अंदर ही तो है, अलग से कोई कंट्री का तो नहीं मांग कर रहे हैं। तो वैसे ही चीज़ है, ठीक। लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे यहाँ हुआ था ये चीज़, पहले आप बता सकते हो। अगला टॉपिक है यूपी स्पेशल का है भाई, यूपी से क्वेश्चन आए, उन्होंने पूछे हैं 4 5 6, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन करिए। अब भैया मुख्य उद्देश्य उद्योग, अगर आप वैसे भी, मैं कहता हूँ यूपी में से कहीं से तो हो गए यार, ठीक, या फिर सुना होगा, बाहर से एग्जाम दे रहे हो तो अगर चलो ठीक, डिस्क्राइब कहा गया, इन्वेस्ट यूपी करके एक वेबसाइट है, वहाँ जाओ, सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। मेन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, कानपुर के हो तो भाई साहब पता होगा कि टैनरीज हो गए, टैनरी और चमड़ा वाला इंडस्ट्री खूब सारी है, ठीक। आपका जो है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से बता सकते हो। अरे अभी एक डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे तो डिफेंस की इंडस्ट्री है, आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे भाई साहब जो है फिल्म इंडस्ट्री बनाई जा रही है, तो मेन इंडस्ट्रीज तो है ना, ये बता तो रहा है, फिर मेन इंडस्ट्रियल सेंटर भी हो गया। ज़्यादा जानकारी के लिए भाई साहब इन्वेस्ट यूपी को जो है एक बार देख लेना, ठीक। इसके अलावा भाई नोएडा है, नोएडा में आपका क्या है, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ है, आईटी वाली इंडस्ट्रीज़ है, ठीक। लखनऊ में भी है। तो इस तरीके से लिखो। आपका जो है शुगर इंडस्ट्रीज़ है, कैसे बोल सकते हो, तराई बेल्ट पूरी शुगर केन से संबंधित है, शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो आप ये वाला क्वेश्चन में मैप जरूर बनाना है यूपी का, फिर दिखाना है, अच्छा जो है उसका इम्पैक्ट रहेगा, नंबर मिलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर से यूपी से, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट ऑफ उत्तर प्रदेश, मेजर फीचर बोला गया, इलस्ट्रेट बोला है, मतलब कि मैप बनाना है। आपको कहाँ से पढ़ना है? यूपी टूरिज्म की वेबसाइट पे जाओ, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ मैंने अभी रिसेंटली विजिट किए थे तो मुझे पता भी है, करतनिया घाट में वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट चल रहा है, ठीक। आपका एक ट्रेन भी चलाई गई है मैलानी टू बिछिया, ठीक है ना। तो वो वहाँ से आप पूरा ट्रेन 4 घंटे की चलती है, उसमें दुधवा नेशनल पार्क, करतनिया घाट, आपका मैलानी, ये सब कवर करता चलता है जंगलों के अंदर से, ठीक। इको टूरिज्म मतलब एक एनवायरनमेंट को भी देखते हुए और टूरिज्म को ध्यान में रखना, इस तरीके से है, बढ़िया है। मैंने करतनिया घाट वाला भी विजिट किया था रिसेंटली, तो मैं इसको जानता हूँ। आप लोग भी कहीं ना कहीं तो रहोगे भाई यूपी में, तो इस तरीके से नहीं भी रहते तो यूपी टूरिज्म तो पढ़ ही लो भाई, ठीक है ना, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। अगला जो टॉपिक है ये 8 नंबर वाले हैं, तो ज़्यादा इसमें जो है हचड़ पचड़ नहीं करनी है, ठीक। जितना जो मेन प्रायोरिटी पे आए बस उसको उतना लिखो। जल संकट क्या है? बहुत ही नॉर्मल जनरलिस्टिक क्वेश्चन है, ठीक। जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त जो है उपाय बताएं, यानी कि सुटेबल मेजर्स फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी लग सकते हैं कि भाई साहब ये जीएस पेपर 3 में पूछे आने चाहिए थे, ये तो अभी पूछ लिए, तो अब जीएस पेपर 3 क्या पूछेंगे? देखो इस तरीके से सेग्रीगेशन जो है वो हम आप कर सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ने तो चारों ही है ना। तो ये मान के चलो
कि भाई साहब ये चारों में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी पूछ सकता है। यूपीएससी पूछता है, यूपीपीसीएस तो उसका बच्चा है। ठीक, वाटर क्राइसिस क्या है भाई साहब? वाटर क्राइसिस ये है कि पूरी दुनिया में जितना भी पीने का पानी है वो पूरी दुनिया के पानी का बहुत ही कम प्रतिशत का है। ठीक, तो ये और उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से एक्सप्लोड हो रही है और ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो है डिमांड ज़्यादा हो रही है, रिसोर्सेज कम है हमारे पास, सप्लाई कम है। और वाटर क्राइसिस ये है कि ज़्यादातर खारा पानी है और कोस्टल एरियाज़ में हम लोग रहती है ज़्यादातर जनसंख्या, तो अब जो है सी लेवल राइज होने की वजह से वो डूब भी रहे हैं, फ्लडिंग भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, वाटर क्राइसिस है और ग्राउंड वाटर का लेवल जो है खत्म हो रहा है। अभी मैंने वाटर डे पर एक वीडियो भी आप लोग को दिया था, ठीक है ना, क्या उसका थीम है, अभी कल परसों ही दिया था, तो आप उसको भी लिख सकते थे। क्या मेजर्स हैं भाई वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के? भाई वही सब चीज़ें हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, प्लांटेशन करो, बायो ड्रेनेज होना चाहिए, एक्यूफर्स को जो है बढ़ना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है ना, वाटर को जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए, 3R प्रिंसिपल डालो यार, किसने मना किया है, रिड्यूस करो, जितना यूज कर सकते हो उससे कम यूज करो। ठीक, पता चला जो है पाइप लगा के अपनी कार धो रहे हैं, ठीक, देख रहे हैं 10 घंटे उसी को, ठीक, एक बाल्टी लो पानी से उसको धुलो निकलो, ठीक, रिड्यूस करो, रीयूज करो। ठीक, पानी जो जैसे कि आपका आरओ घर में लगा होगा मान लो, तो उसमें से पानी क्या है, बहता रहता है। ठीक, उस पानी को भरो और जो है प्लांट्स में डालो, कोई गंदा थोड़ी ना है। ठीक, रीयूज करो और आपका क्या है, रिसाइकिल, भाई सीवेज ट्रीटमेंट लगाओ, उसके बाद रिसाइकिल करके फिर उसको जो है आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो, इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकते हो, आपका जो है कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, उनके लिए यूज़ करो। तो 3R प्रिंसिपल, ठीक है ना, तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसे आप कर सकते हैं। अगला क्या है, 10वां क्वेश्चन हो गया भाई साहब आपका, डिस्कस द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट इन गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है ना, तो यानी कि जो गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए, डिस्कस करने के लिए कहा गया है। ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12। अब जैसे गैंजेटिक प्लेन्स हैं तो वहाँ पे आपको लीनियर भी मिल जाएगा, अब रूरल सेटल ग्रामीण जो सेटलमेंट है, ठीक, आपको रेक्टेंगुलर मिल जाएगा, क्लस्टर, क्योंकि प्लेन्स है मैदानी क्षेत्र तो बहुत ही पास पास जो है घर बने हुए हैं, क्लस्टर्ड भी है, कुछ क्लस्टर्ड कम स्कैटर्ड भी है, यानी कि बीच में मान लीजिए जो है ज़्यादा वो है, और फिर जो है 4-5 घरों का जो है हैमलेट बने हुए हैं अलग अलग। ठीक, ये इसको जो है सेटेलाइट सेटलमेंट बोलते हैं। भाई एनसीईआरटी में है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, ज़्यादा इधर उधर जो है दौड़ोगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, अरे यार वहीं से पूछ रहा है जहाँ पे इसे पूछना चाहिए उसको, बस आपको जो है लोग गुमराह कर रहे हैं, ये चीज़ समझना जरूरी है। खंड बा में आ गए हैं हम लोग। ठीक, देखिए, गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए, एनसीईआरटी आर एस शर्मा। गुप्ता पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट क्या हुआ उस पर प्रकाश डालिए, टॉर्च लेकर जाना पड़ेगा। ठीक, आपको एनसीईआरटी निकालनी पड़ेगी, उसमें आर एस शर्मा का जो है गुप्ता वाला पीरियड पूरा दे रखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग से टॉपिक दे रखा कि कहाँ जाना है आपको, रिवाइज करो सब आएगा। 12th वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि भारतीय रेनेसा यानी पुनरुद्धार जो आंदोलन था 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1801 से लेकर 1900 तक के बीच में, तो उसने किस प्रकार जो है डेवलप किया भारत को, ठीक है ना। अब इसमें जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ लो 12th क्लास वाली, या फिर स्पेक्ट्रम राजीव वाली जो है उसको कर सकते हो। अब इसमें 1800 से 1900 के बीच में क्या हुआ, अब कई लोग तो 19वीं सेंचुरी को क्या कहते हैं, 1901 से लेकर 2000 तक, नहीं भाई क्या कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये चीज समझना जरूरी है। 1801 से लेकर 1900 तक, ठीक। इंडियन रेनेसा मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया को कैसे इसने वो डेवलप किया है, तो इसमें राजा राम मोहन रॉय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, और भी कई सारे पेंटिंग के थ्रू विमन जो है आपके अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राजा जो आपके रवि वर्मा थे, ठीक, तो पेंटिंग के क्षेत्र में ये सब रेनेसा ही तो था। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, रैशनल, लॉजिकल, ये सब चीज़ों पे बात करना, तार्किक बातें करना, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं उसको आपको यहाँ पे बताना था, सिंपल। ठीक, अपना जो 13th क्वेश्चन है वो पूछा गया है देखो वर्ल्ड वॉर वाला, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया फिर से। बाल्कन क्राइसिस हुई थी और उसी की वजह से जो है बहुत बड़ा रोल या फिर प्रीकर्सर बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का। ठीक, तो ये ओटोमन एम्पायर था और वो सारी बाल्कन वाले में हुई थी चीज़ें, ठीक है ना, तो काफ़ी तोड़ फोड़ हुआ था। तो इसको भी आपको अर्जुन देव, ओल्ड एनसीईआरटी अर्जुन देव या फिर ऑक्सफोर्ड की आती, सिर्फ यही पढ़ना है, ज़्यादा इधर से उधर नहीं घूमना है। ठीक, वाई सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, भाई 50% के आसपास तो जनसंख्या विमेन की है, अगर उनका एम्पावरमेंट नहीं करोगे, सशक्तिकरण नहीं करोगे तो समावेशी विकास तो हो ही नहीं सकता। अब ये चीज आपको जो समझने के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी 11th की है और एक 12th की है, ये दोनों पढ़ लो। कहाँ तुम दुनिया में घूम रहे हो भाई,
ठीक है ना। ये पीडीएफ वो पीडीएफ कुछ नहीं, एनसीईआरटी सिंपल। अगर आपने ये चीज़ मानी तो आपका सिलेक्शन तय है, नहीं तो आप इधर उधर जो है मटेरियल कलेक्टर तो बन सकते हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बन पाओगे, दिक्कत है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण। अब ये वाला क्वेश्चन कई लोग कहेंगे सर जीएस पेपर 3 में होना चाहिए था, नहीं है भाई, अब क्या करें, लिखना तो है। ठीक, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, एसेस इट्स इम्पैक्ट ऑन द रूरल सोशल स्ट्रक्चर पूछा गया है, ठीक है ना, इन इंडिया। तो अब देखो वैश्वीकरण तो आपको पता ही है, इंटरनेट के जरिए दुनिया जुड़ गई है, आपका जो है एयर कनेक्टिविटी, आपका जल के थ्रू कनेक्टिविटी, इन सब की वजह से जो है दुनिया जुड़ गई है। एक कंपनी, एप्पल कंपनी चाइना में अपना वहाँ पे डिज़ाइन वहाँ बनाता है, यहाँ पे निर्माण चाइना में करता है, इंडिया में करता है। सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है मोबाइल बनाने की, सैमसंग की, वो नोएडा में है, इंडिया में है। तो ग्लोबलाइजेशन तो यही है ना, वैश्वीकरण हो रहा है, मतलब कोई एक बंधा नहीं है बॉर्डर से किसी एक कंट्री के, वो बिल्कुल खुला हुआ है, सब लोग पूरे जो है पूरे ग्लोबल वैल्यू चेन्स बनी हुई है और हर जगह से सप्लाई हो रहा है, कहीं से कुछ मार्केट पकड़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो डिफाइन, ये आपने ग्लोबलाइजेशन इसको जो है डिफाइन कर, थ्योरी लिखो, एग्जाम्पल जरूर दो साथ में। इसके बाद एसेस करना है, यानी कि मूल्यांकन करना है कि रूरल सोशल स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, इम्पैक्ट बताओ। तो ज़्यादातर अगर आप देखो तो कई सारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों से, चाहे आप केरला में देख लो, केरला के ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपके वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, सऊदी में, आपका यूएई में, हर जगह काम करते हैं। तो वो वापस अब जाते हैं तो अब उनको जातिवादी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से नहीं दिखाते, उनको इकोनॉमी के हिसाब से दिखाता है कि हाँ भाई साहब ये जो है अच्छे समृद्ध है। तो उनको ये नहीं कहा जाता है अरे ये तो नीच जात है, या फिर ये सोशल शेड्यूल कास्ट है, या फिर शेड्यूल ट्राइब है। तो अब जो सामाजिक, मैं सामाजिक स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जो वर्णा सिस्टम है या फिर जो धर्म वाली चीज़ है, वो चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की वजह से कम हुई हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। इस हिसाब से 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 2-3 एग्जाम्पल और देने पड़ेंगे। जैसे बिहार से लोग जो है या फिर यूपी से लोग जो है आपका अफ्रीका में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर वापस आते हैं तो काफ़ी अच्छा उनका जो मान सम्मान होता है, क्योंकि इकोनॉमी ने ओवरकम कर लिया है कास्ट बायस को, जो सोशल स्ट्रक्चर है ना वो ओवरकम कर लिया है। ये चीज़ें थोड़े से इम्पैक्ट हुए। अब इम्पैक्ट पूछ रहा है तो पॉजिटिव भी लिखोगे और निगेटिव भी लिखोगे, ठीक ना। कई बार ये भी कहा जाता है कि मतलब ये सच्चाई है, आपको हंसी लग सकती है कि भाई आउटकास्ट कर दिया जाता है कि तुमने जो है पानी को पार कर लिया, तुम जो है नहीं माने जाओगे। जैसे पहले होता है ना ब्रिटिशर्स के, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि ब्रिटिशर्स में के टाइम पे कि जो है जो सेना में लोग थे उनको कि अगर तुमने जो है नदी पार करी तो तुमको जो है धर्म निकाल दे दिया जाएगा, इस तरीके से। तो निगेटिव, जब इम्पैक्ट पूछा जाए तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों, जब दोनों निकालोगे तभी तो मूल्यांकन कर पाओगे, ठीक है ना। खाली पॉजिटिव देख के तो ना मूल्यांकन होता है, ये चीज़ है। अगला जो क्वेश्चन है, अब देखो यूपी पीएससी मेंस में एक खास बात यह है कि पॉलिसी जरूर पूछता है, इंडस्ट्री पॉलिसी पूछ लेगा, डेटा सेंटर पॉलिसी पूछ लेगा, पॉपुलेशन पॉलिसी पूछ लेगा। यहाँ पर यूपी की तो नहीं पूछी है, जीएस पेपर 3 में अभी देखिएगा कल जरूर पूछेगा, जरूर 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 पूछेगा, ये उसका ट्रेंड है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हाईलाइट करिए सैलिएंट फीचर्स। अब इंडियन पॉपुलेशन जो है पॉलिसी 2000 की जो आई थी, सैलिएंट फीचर्स यही है कि भाई साहब हमें इतनी पॉपुलेशन रखनी कि हमारी इकोनॉमिक जो गति है वो भी ना रुके, और साथ ही साथ जो है जनसंख्या इतनी भी ज़्यादा ना हो जाए कि भाई साहब जो है जो रिसोर्सेज हैं उस पर जो है दबाव पड़ने लगे। ये यही वर्डिंग लिखी हुई है उसमें, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक। इसके अलावा सैलिएंट फीचर हमारे यहाँ देखो, ये एक बच्चे की प्रथा या फिर 2 बच्चे वाली जो बोलते हैं ना, हम दो हमारे दो वाला, वो इसमें लिखा नहीं है। हम इसको डेमोक्रेटिक वे में हम इसको करना चाहते हैं, कोई कोर्शन फोर्सफुली नहीं है, ठीक। हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर, हम उनको जो है जागरूक करके, ठीक, एक जो है फिर हम जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें सैलिएंट फीचर्स हैं। और कुछ उन्होंने कहा है कि सजेस्ट सम मेजर्स फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, बिल्कुल लोगों को सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक। आपका जो है जो भी ये टूल्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। एएनएम और जो आपकी आशा वर्कर्स हैं इनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ठीक। आंगनवाड़ी केंद्रों में वो करना चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी करो, ठीक भाई। कई बार तो ऐसा होता ना, और ये भी है कि भाई साहब मैनुअल वर्क अगर आप कम कर दोगे, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइजेशन और एग्रीकल्चर करोगे, तो पहले क्या होता था भाई, घर में 10 लड़के हैं तो भाई साहब एग्रीकल्चर में लेबर की बाहर से जरूरत ही नहीं है, घर ही के लोग लगे पड़े हैं। तो अब इतना थोड़ी ना, अब अगर आप एक ट्रैक्टर खरीद लो तो हो सकता है 4-5 बच्चे कम पैदा हों। तो ये सारी चीज़ें जो है, और जागरूक भी करो लोगों को, महिलाओं को जो है, लड़कियों को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली चीज़ जो है वो भी करो कि भाई साहब अब जो हमारी इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ चुकी है। सर्विस सेक्टर में जो है कोई बाजुओं की ताकत नहीं यूज़ होती, वहाँ पे बटन यूज़ होता है, कीबोर्ड यूज़ होता है। वहाँ पे महिलाएं जो है ज़्यादा पेशेंस उनके अंदर होता है, ज़्यादा दिमाग भी है, और वो बढ़िया से काम कर सकती है। तो महिलाओं भी जो है बर्डन फाइनेंशियल नहीं है, तो उसको भी हमें रखना चाहिए, ठीक। नहीं तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पूछा है, ठीक है ना, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पूछा है, अगर सेक्स रेशियो कम हो गया तो वो भी स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो अपने जो दिमाग के चक्षु है ना उनको बिल्कुल डाइवर्स रखो,
और उसमें से मेन मेन पॉइंट जो है वो जरूर लिखो, ठीक। और लिखो ऐसा कि जो उसको पढ़ने में भी आए, और उसको जो है बढ़िया से प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चरिंग करो। 17वां क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया, कि भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। समझ रहे हो? तो पहले तो एग्जामिन करना, वो तो आप समझ गए, मैंने जो पहले एग्जाम्पल दिया कि अर्बनाइजेशन का नेचर क्या है, ठीक है ना। कुछ ग्रोथ सेंटर्स बने हुए हैं, दिल्ली, बैंगलोर, आपका मुंबई, चेन्नई, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर मिलियन प्लस सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जो है जुटे हुए हैं। फिर वो धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर अर्बनाइजेशन जहाँ जहाँ रोड है उस पे आसपास जो है ये बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में देखो, अगर सिर्फ एक एनसीईआरटी की ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी होती तो मेरे ख्याल 3-4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से हो जाते। इसके आपके सोशल इम्पैक्ट अलग से उसमें बताया गया कि भाई ज्वाइंट फैमिली जगह जो है न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, ठीक है ना। मतलब संयुक्त जो परिवार होता था पहले, कई सारे जो है जनरेशन एक साथ रहती थी, अब वो क्या है कि भाई साहब न्यूक्लियर फैमिली से खाली जो है मियाँ बीबी रह रहे हैं, उनका एक बच्चा हो गया, वो वहाँ रह रहे हैं अलग जो है शहर, ठीक, शहर में, ठीक है। और आपका जो है सोशल इम्पैक्ट ये है कि भाई साहब कई जो वहाँ पे कास्ट का बायसेस नहीं है, अगर आपके पास टैलेंट है तो भाई साहब आप आओ, मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, कोई ये जात पात वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल इम्प्लीकेशंस हुए। इम्प्लीकेशन पूछिए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखोगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये यहाँ पे क्या होता है, लोग या तो निगेटिव ही लिख के आ जाते हैं या फिर पॉजिटिव लिख के आ जाते हैं, नहीं, आपको दोनों चीज़ लिखनी पड़ेगी। डिस्कस की बात करिए, डिस्कस में भी प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने हैं। अब फिर से आ जाओ भैया, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की 11th और 12th की जो है जरूर पढ़ लो। देखो कितने क्वेश्चन आए यार, दो बुक हैं यार खाली सिर्फ, ठीक। साइक्लोन पूछा गया, चक्रवात क्या है, और बाद में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूछा है, यानी कि टेम्परेट साइक्लोन पूछा है। टेम्परेट साइक्लोन आपने पढ़ा होगा ना, कोल्ड वेव आती है नीचे, आपका जो है नदन जो है एरिया में हॉट वेव्स ये जाती, वार्म वेव्स जाती हैं, ठीक है ना। और ये दोनों यहाँ पे टकराती है तो फ्रंट बनता है, तो फ्रंट की वजह से जो साइक्लोन बन जाता है धीरे धीरे। तो ये फ्रंटल साइक्लोन जैसे कई सारे जो है फेजेस होते हैं, 5 फेजेस में चलता है, कोल्ड वेव ऊपर, तो एयर मास, ये दोनों चल रहे हैं। तो ये वाला पूछा गया, इसमें ट्रॉपिकल वाला मत लिख के आ जाना। और इसमें डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा कि आपका ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, फिर ये कर्क रेखा है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ये जो है आपका करीबन 60 के पास होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी, जेट स्ट्रीम का रोल, ये सारी चीज़ें इसमें बोलनी पड़ेंगी, ठीक है। कॉजेस पूछा है, ओरिजिन पूछा है, दोनों आपको डायग्राम के जरिए बता सकते हो। साइक्लोन खुद में क्या चीज़ है, ये भाई साहब एक जो है एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं, दिमाग वाला, जिसमें लो प्रेशर की वजह से जो है वायु आपका नदन हेमिस्फीयर में देखोगे तो भाई सब एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखोगे तो क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक। अब 19-20 क्वेश्चन दोनों ही उत्तर प्रदेश स्पेशल के, दोनों ही ज्योग्राफी संबंधित है, बहुत बढ़िया। इन्होंने पूछा कि भैया बताओ कि उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन में से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब कीजिए, तथा इसके लिए उत्तरदायी कारकों की भी पहचान कीजिए। तो एक डायग्राम मैप जरूर बनेगा। सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है, बुंदेलखंड, पानी बरसता है रुकता ही नहीं, साथ में मिट्टी लेके चला जाता है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक, सॉइल अपरजन हो रहा, इरोजन हो रहा है, ठीक। आपका जो है जो आपका गंजेटिक प्लेन्स हैं, जो नदियों के जो खादर एरिया है, वहाँ पे क्या है, बालू का जो है वो हो रहा है, ठीक है ना। तो वो भी एक जो है रीजन है, फैक्टर है। ह्यूमन फैक्टर भी लिखोगे आप और नेचुरल फैक्टर भी लिखोगे, दोनों लिखोगे, ठीक। डिस्क्राइब द एरियाज, एरियाज के लिए मैप बनाना पड़ेगा भाई साहब पूरा, ठीक। इसी के साथ साथ जो है मतलब ज्योग्राफी लिए पढ़ोगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा, भाई उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, ठीक। मीन्स ऑफ इरिगेशन, कैसे इरिगेशन करते हो भाई साहब, ट्यूबवेल, ठीक है ना, ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा है आपका, ठीक है ना। टैंक नहीं है, टैंक कहाँ चट्टानी एरियो में होता है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ट्यूबवेल है, नहर सिस्टम है, शारदा नहर, कैनाल, समझ रहे हो। ये सब मीन्स पूछा है, ठीक। अगर इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी पढ़ लो, हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश जरूर पढ़ लो, अगर ना समझ में आए तो कंडीशन अप्लाइड। तो इसमें कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अच्छा, ये सिंचाई के दो मैंने बताया आपको, नहर का, कैनाल के थ्रू, ट्यूबवेल के जरिए। अब कुछ कुछ जो है जो समृद्ध जैसे वेस्टर्न यूपी में समृद्ध जो किसान हो गए हैं, वो क्या कर, वो माइक्रो इरिगेशन का भी यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंकलर्स का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी उनको जो है मीन्स ऑफ इरिगेशन है उत्तर प्रदेश में। इसका रोल पूछा गया, इरिगेशन का क्या है भैया कृषि के विकास में, बहुत बड़ा रोल है यार। 70% जो रेनफॉल होती है वो जो उत्तर प्रदेश में और पूरे इंडिया में भी मोर और लेस, वो 3 से 4 महीने खरीफ सीजन में ही होती है, मानसून के टाइम पे। और उसमें भी जो है आपका बुंदेलखंड में जो होती है
आपका इरिगेशन। अब बुंदेलखंड एक्चुअली क्या है, उल्टा कटोरी टाइप का उसका वो है, पठार है। ठीक, तो पानी बरसता तो है लेकिन रुकता ही नहीं है, सीधे जो है बाहर चला जाता है। तो उसमें आपको जो है कुछ चेक डैम्स बनाने चाहिए, ये सब करने चाहिए, तो ताकि वहाँ पे भी हो सके, नहीं तो जो है कितना जो है सूखा पड़ता है। तो ये सारे रोल बहुत ज़्यादा है। इरिगेशन, हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक, पानी रोक के ट्यूबवेल का यूज करना चाहिए। ग्राउंड वाटर भैया इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। ठीक, रन ऑफ फ्लडिंग करके सबसे ज़्यादा जो होती है, अगर हम इरिगेशन नहीं करेंगे तो पानी कैसे पहुंचेगा। फसल जो है साल में ज़्यादातर तो जो यूपी है वो कृषि प्रधान ही तो है भाई प्रदेश। तो उसमें भाई गन्ने की फसल भी हो रही है, गेहूं भी है, आपका चावल भी है। ठीक है, तो इन सब के लिए इरिगेशन तो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे रोल आपको डिस्कस करके बताएं। तो कैसा लगा आपको ये पूरा एनालिसिस? अगर इस तरीके से आपको एनालिसिस देखना तो जरूर जो है कमेंट करिए, लाइक करिए। और जो है एसए और हिंदी का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को दूंगा जीएस पेपर 2 का एनालिसिस। ठीक, और साथ ही साथ मेन चीज़ देखिए यहाँ पे ये है कि एनालिसिस है, क्वेश्चन पढ़ने वाले तो बहुत हैं यूट्यूब पे। ठीक है ना, क्योंकि उनको कुछ पता है ना, मतलब ये कह सकते हैं कि उनको बस खाली वीडियो जल्दी चला जाए वो करना है। लेकिन वो हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस वाली बात है। आधा ज्ञान तो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है ना, और नो ज्ञान तो फिर तो क्या है, तो चलो एक बार को ठीक भी है, लेकिन आधा ज्ञान तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसमें क्या है कि हम लोग एसेस करते हैं, पहले सिलेबस आपको पढ़ना है, फिर कौन से सोर्सेज पढ़ा गया, क्या क्या लिखने चाहिए थे, कितनी वर्डिंग, सारी चीज़ें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। इस नंबर को कॉल करके पेड कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं, 9650347272।